Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to solve UPSC CSC 2023 CSET paper. In this part we are going to solve math section and in another part we will solve English section. चलिए शुरू करते हैं. हमारा मैथ्स का पहला क्वेश्चन है. Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? इस क्वेश्चन में दिया है कि राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज. 10 पेयर्स ऑफ रेड मींस 20 रेड शूज है, 9 पेयर्स 18 व्हाइट एंड 8 पेयर्स मींस 16 ब्लैक शूज. इफ ही रैंडमली पिक्स शूज वन बाय वन फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर. उसको रेड पेयर चाहिए. अगर हम इसमें अपना वर्स्ट केस सिनारियो देखते हैं तो अगर हम सारे व्हाइट एंड ब्लैक निकाल लेते हैं, मतलब टोटल कितने 34 शूज निकालते हैं तो हमें एक भी रेड नहीं मिलेगा. उसके बाद अगर हम कोई भी शूज निकालेंगे तो हमें रेड के शूज मिलने शुरू हो जाएंगे. बट यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम पहले मान लीजिए लेफ्ट जो हमारा पेयर में लेफ्ट होता और एक राइट होता है, अगर हम मान लीजिए सारे राइट के निकाल लेते हैं या सारे लेफ्ट के निकाल लेते हैं तो कितने अटेम्प्ट लगेंगे हमें 10, मतलब 10 अटेम्प्ट हम और निकालते हैं तभी भी हमें पूरा पेयर नहीं मिलता, केवल हमें एक पैर का शूज मिलता है. लेकिन इसके बाद हम कोई भी एक अटेम्प्ट करेंगे तो हमें अगर मान लो लेफ्ट के सारे निकले हैं, राइट के निकले हैं, तो हमारे एक अटेम्प्ट मिलेगा तो हमें एक लेफ्ट का पेयर मिलेगा तो लेफ्ट का पेयर बन जाएगा. या फिर हमने लेफ्ट निकाला है तो राइट का पेयर मिल जाएगा. मतलब मैक्सिमम में कितने अटेम्प्ट लगेंगे 34 + 10 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 45. ठीक है. इस तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन हाउ मेनी बेस कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स 4 and 6 ओनली irrespective of the sequence of scoring shots. यहाँ पे मान लेते हैं कि हम उसने x रन सिंगल लिए, ठीक है, सिंगल उसने x रन लिए, y 4 एंड z जो उसने 6 मारे. तो हम अगर हम टोटल नंबर ऑफ देखते हैं रन्स कितने हमारे 25 है, मतलब x + 4y + 6z इज इक्वल्स टू 25. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने 0 6 मारे हैं, मतलब 0 6 मारे हैं, मतलब यहाँ पे अगर z की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिल जाएगा x + 4y इज इक्वल टू 25. तो यहाँ से अगर हम x और y के पेयर निकालें तो क्या होगा, y मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6, y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी. फिर y क्या हो सकता है 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो जाए 20, x की वैल्यू फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी 5. ऐसे ही 6 5 y क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है. अकॉर्डिंगली x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. ठीक है. यहाँ पे कितने पेयर हो गए हमें मिल जाएंगे x और y के 0 1 2 3 4 5 6 दैट इज 7. मतलब इसमें अगर z की वैल्यू 0 होगी, मतलब एक भी 6 नहीं लगेगा, तो हमारे पास कितने पेयर मिलेंगे 7. यहाँ पे हमसे पूछा है कि कितने उसको पेयर मिल सकते हैं, कितने शॉट कितने तरीके से वो लगा सकता है. तो यहाँ पे हमें 7 मिला. बट अगर इसके बाद हम देखते हैं कि मान लो उसने एक 6 मारा हुआ है, मतलब जेड की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम 1 है. अगर जेड की वैल्यू 1 मानते हैं तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा x + 4y इज इक्वल्स टू 19. यहाँ पे फिर से अगर हम y की वैल्यू देखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, y की वैल्यू हमारी हो सकती है यहाँ पे 4 4 16, मतलब y की वैल्यू 4, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3. अकॉर्डिंगली यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है और 0 हो सकती है. इसी तरीके से हमारी x की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगी. मतलब हम कितने केसेस यहाँ पे लेंगे 0 1 2 3 4 दैट इज 5. 7 केसेस उधर मिले थे, 5 केसेस इधर मिले थे. इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं कि हमारे जो z की वैल्यू 3 हो जाए 2 हो जाए, सॉरी 2 हो जाए, अगर z की वैल्यू 2 हो जाए मतलब 2 सक्सेस लगे हैं, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि z की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 × 12 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 13 बचेगा, मतलब x + 4y इज इक्वल टू 13. फिर यहाँ पे देखते हैं तो y की वैल्यू क्या सकती है 3. अकॉर्डिंगली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड फिर y की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो जाएगी. इसी तरीके से वो भी हो जाएगा. तो यहाँ पे कितने पेयर मिले हमें 4, 7 5 12 4 16. अगर इसके बाद हम एक केस ले सकते हैं कि जो z की वैल्यू हो वो 3 हो जाए, 1 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 लिया, मानते हैं 3 है, मतलब उसने 3 6 लगाए. अगर 3 6 लगाए हैं तो यहाँ पे 6 3 18 उधर माइनस हुआ क्या होगा 7, मतलब क्या मिला हमें x
प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इतने हो सकती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7, यहाँ पे भी कितने पेयर मिल गए हमें 2, ठीक है। इसी तरह हम और क्या ले सकते हैं, z की वैल्यू 4 ले सकते हैं। अच्छा, अगर z की वैल्यू 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 24 उधर गया माइनस हो गया 1 बचा, मतलब x प्लस 4y इज 1, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। एक पेयर भी मिल गया, मतलब एक पेयर और हमें मिल गया इतना। अच्छा, इसके बाद हम z की वैल्यू 5 तो ले नहीं सकते हैं, अगर 5 ले लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, जो कि हम पॉसिबल ही नहीं है। टोटल कितने पेयर हो गए 7 5 12 4 16 2 18 1 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवलप्स and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. If the letters are randomly inserted into the envelopes, then consider the following statements. It is possible that exactly one letter goes into an incorrect envelope. ठीक है, देखते हैं। बोला हुआ है कि 4 लेटर्स हैं 1 2 3 4, 4 एनवेलप है 1 2 3 4। बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक लेटर को हम इनकरेक्ट एनवेलप में डाल दें। मान लो हम इसको डाल देते हैं। अच्छा, अगर हम इसको इनकरेक्ट में डालते हैं तो ये तो यहां से पता चलता है कि भाई जो 2 का पेयर है ये भी तो गलत हो जाएगा, मतलब ये भी तो गलत होगा ही। मान लो ये सही है बट एक तो गलत होगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता केवल एक को ही हम गलत में डालें, कम से कम 2 को डालना पड़ेगा। इसी से ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। बोल रहा है ऐसे केवल 6 ही तरीके हैं जिससे क्या होगा कि 2 एनवेलप सही में जाए। अच्छा, देखते हैं इसमें से कोई भी हम क्या करें, कोई भी दो लेटर्स को चूज करके 2 एनवेलप में हम डाल देते हैं, बाकी 2 को हम गलत कर देंगे। तो कैसे, मान लो इसमें 4 में से हमें पता है पीएनसी का कि अगर हमें किसी को 4 में से 2 को चूज करना है तो कैसे करते हैं 4C2, और इसको हमें 4 उन दोनों में अरेंज कर देना है तो 4C2 हो जाएगा। 4C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। हाँ, तो यहाँ पे सही दिया हुआ है कि देयर आर ओनली 6 वेज, केवल 6 वेज है जिसके तरीके से हम क्या करेंगे 2 को हम करेक्ट वे में डाल देंगे और 2 को गलत दे देंगे। ठीक है, आईओ भी समझेगा, ये पीएनसी का मामला है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है, आई होप ये वाला भी समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 85 87 89 91 95 96। अगर आपको याद हो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने 2024 के सीसेट में भी किया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सीसेट के भी जो सिमिलैरिटी होती है वो रिपीट होती है। देखो तो यहाँ पे देखते हैं, वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन था 85 87 89 91 90। अगर ये 0 100 से डिविजिबल है, पहले हम देखते हैं इसमें कितने जीरो आएंगे। जीरोस के लिए हमें पता है क्या मिलना चाहिए 2 इंटू 5 मिलेगा, तभी हमें जीरोस मिलेगा। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो हमें एक 5 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ मिलेगा 17 इंटू 5, एक 5 यहाँ मिल रहा है 19 इंटू 5। उसके अगर हम 2 की देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 24 मिल रहा है ना, आगे भी 2 से हो जाएगा फैक्टर। तो 5 इंटू 10 मीन्स एक जीरो मिलेगा, फिर 5 इंटू 2 फिर एक जीरो मिलेगा, मतलब डबल जीरो तो हमें मिलेगा कंफर्म है। तो अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा फिर वहां पे जीरो, क्यों कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो हमारा इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। देखिए, हमें पता होता है कि कभी भी अगर हम यूनिट डिजिट दिखाना है तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है कि इसकी जितनी पावर होगी इसी हम देखेंगे। तो अगर हम यूनिट डिजिट का देखें तो उसको क्या लिखते हैं 2 की पावर, ये कितना लिखा हुआ है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, 9 7 63 इंटू 15, इसको करेंगे तो कितना जाएगा 15 3 जा 45, 4 15 6 जा 90, 945 945। ठीक है, अब इसको हमें देखना है क्या होता है अगर हम 2 का देखते हैं। हम अगर देखते हैं कि जो 2 की पावर होती है ये कैसे रिपीट होती है, इसकी रिपीटेशन चेक करते हैं। तो देखो 2 की पावर 1 2 आता है, हमें पता है 2 की पावर 2 4 आता है, 2 की पावर 3 8 आता है, 2 की पावर 4 16 आता है, 2 की पावर 5 32 आता है एंड 2 की पावर 6 64 आता है। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें 4 के बाद, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब 4 के बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट रिपीट होती है। मतलब अगर हम देखें कब तक ये रिपीट होगी, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा 4 2 8 1 4 6 12 4 6 24 प्लस 1 इतना आ रहा है ना। तो मतलब 1 4
यहाँ पे 1, मतलब इतनी बार तुम्हारी डिजिट्स क्या होंगी, रिपीट, इसके बाद रिपीट होने लगी, इसके बाद रिपीट होगी, मतलब क्या आएगा, 2 आएगा। इसको ऐसा लिखते हैं 2 की पावर 36 प्लस 2 की पावर 1। अगर हम इस 236 इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमें पता है कि यहाँ तक आएगी, प्लस इंटू करेंगे इंटू 2 की पावर 1, तो हमारा क्या जाएगा आंसर 2। ठीक है, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें क्या देखना होता है कि कहाँ से हमारी रिपीटिशन शुरू होता है। कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें देखना होता है कि उसको एक बार कि उसका रिपीटिशन कितने पे होता है। अगर जैसे 2 का रिपीटिशन 4 टाइम्स के बाद हो रहा है तो 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उतने टाइम हम उतना पावर कर देंगे 2 का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या जाएगा, 2 × 2। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ नंबर्स सच दैट A, B, C, D, E, and F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F is 1, 1, 1. Then what's the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? ठीक है, ओके, देखते हैं इसको हम सॉल्व करके। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, A, B, C, D, E, F बाई का प्लस कर रहे हैं तो हमें मिला 1, 1, 1, 1। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि C प्लस F जो है हमारा यही 1 है, C प्लस F 1 है, तो ये तो पॉसिबल है कि इसमें बोला है कि देखो नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो। अगर C प्लस F 1 है, इट मीन्स क्या हुआ, एक इसमें से जीरो है और एक 1 है, बट ऐसा दिया है कि नॉन जीरो, तो मतलब ये हमें पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, C प्लस F क्या होना चाहिए, यहाँ पे 11 होना चाहिए, 1 प्लस 1 कैरी। अगर ऐसा है, ये पॉसिबल केस है, तो C प्लस F 11 मीन्स 1 कैरी, मतलब B प्लस E प्लस 1, B प्लस E प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 कब आएगा ये, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से 11 हो तभी आ सकती है ना। 1 तो होगा तो ये 0 जाएगा, B प्लस E 0, बट ये तो पॉसिबल नहीं, तो B प्लस E प्लस 1 इक्वल्स टू 11, देन B प्लस E इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 फिर से यहाँ पे 11, B प्लस E इज इक्वल्स टू 11, 1 क्या हुआ, कैरी हुआ, A प्लस D प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11, देन क्या हो जाएगा, A प्लस D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 हो जाएगी। ठीक है, तो A प्लस D 10 है, B प्लस E 10 है और C प्लस F 11 है। अगर हमसे पूछा सबका सम में क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 20, 31 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, these are 3 digit numbers such that ratio of the number to the sum of the its digit is least. What is the difference between the digit at the hundredth place and the digit at the unit place of D? ठीक है, बोला D 3 digit number है such that the ratio of the number to the sum of its digit is least। 3 digit नंबर है, मानते हैं कोई भी 3 digit नंबर है, अगर उसको हमें जो उसका रेशियो कम लाना है, तो मान लो 3 डिजिट नंबर मैक्सिमम क्या होता है, 999। हमें पता है अगर कभी भी किसी चीज का रेशियो कम लाना है, हमारा जो नीचे का वैल्यू होता है, उसका डिनोमिनेटर होता है, उसको सबसे बड़ा रखना पड़ेगा। तो अगर हम सोचते हैं ऐसा कि 999 होता, तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर होता सबका सम कितना, 27। अगर ये 27 होता, 999 बाई 27 करते हैं हम, तो ये कितना जाएगा, 27 3 81 एंड 81 7, हाँ 37 हो जाएगा ये 37। अच्छा, अगर हम इसी को देखते हैं, हमें पता है कि जितनी बड़ी वैल्यू नीचे होगी और जितना कम वैल्यू ऊपर होगा उतना हमारा लिस्ट आएगा। अच्छा, इस तरह हम 99 की जगह 899 चेक करते हैं, 899 चेक करते हैं, तो क्या होगा, 899 बाई 27, तो ये आ रहा है हमारा, ये 3 जा 81 और ये 7, 27 3 जा 81, 8 फिर से 27 3 जा 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये लीस्ट इससे कम हो रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर कम हो रहा है तो हम इसको 199 पे चेक करते हैं, और लोएस्ट से, देखो 199 से नीचे क्यों नहीं सकता, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट मतलब 199। अगर 199 चेक करते हैं तो क्या जाएगा, 99 18 119, 19 से अगर हम चेक करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 19 बन जाए 19 0 एंड 10 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये लीस्ट हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ से अपने लो, यहाँ स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे 37 33 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मतलब अगर हम 199 लेंगे तो यहीं पे हमारा लिस्ट आएगा। 199 पे अगर लिस्ट आएगा तो हमसे पूछा कि इसका इसकी और इसकी वैल्यू क्या डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 9 - 1 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना था कि कैसे हम देखते हैं कि लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब हमारी ऊपर की न्यूमरेटर जो उसका होगा वो लोएस्ट होगा, सबसे कम होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो सबसे ज्यादा हो, तो किस केस में बनेगा उसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th के बाद 11th की तरफ बढ़ते हैं, वो सब इंग्लिश है, इंग्लिश हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
three of the five positive integers p, q, r, s, t are even and two of them are odd, not necessarily in order. Consider the following. देखो हमें पता है 3 इवन है, 2 ऑड है. अगर इस केस में हम देखते हैं, हमें पता है कि अगर कभी भी हम इवन प्लस इवन करेंगे हमें इवन ही मिलेगा, फिर इवन प्लस करेंगे फिर इवन मिलेगा, इवन माइनस ऑड करेंगे तब हमें ऑड ऑड मिलेगा, फिर जो भी मिलेगा उसमें से अगर ऑड माइनस करेंगे हमें इवन मिल जाएगा. किसी भी केस में लेंगे तो हमें इवन ही मिल रहा है. या फिर मान लेते हैं हम इन तीनों को इवन को छोड़ के इन दोनों को ऑड मान लेते हैं. पहले केस में हो गया, मानते हैं हम ये ऑड है और ये ऑड. तो हम देखते हैं इवन प्लस ऑड, ऑड ऑड प्लस इवन करेंगे फिर ऑड हो जाएगा, हमें ऑड माइनस इवन ऑड, और ऑड माइनस ऑड करेंगे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा. ठीक है, मतलब हम किसी भी तरीके से इसको हम कर लेंगे तो हमें इवन ही मिलेगा. चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो ना, ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे इवन प्लस ऑड, तो आप क्या करो, इसकी वैल्यूज मान लो. मान लेते हैं p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 3 है और r 4 5 एंड 6. देखो 1 2 3 ये हमारे क्या हो गए, इवन हो गए, ये दोनों ऑड हो गए. इसमें रख के हम चेक कर लेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में तो डेफिनेटली इवन ही आएगा क्योंकि हम जानते हैं इवन प्लस ऑड. इसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमेशा ऑड आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, इसमें डेफिनेटली बोला है. देखते हैं 2 2 जा, यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस 3, फिर यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड s के लिए 5 रखते हैं 2 5 जा 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 4 3 7 8 15 15 माइनस 10 5 5 6 11. ठीक है, यहाँ पे 11 आ रहा है तो यहाँ पे तो ऑड का केस बन रहा है. बट ऐसा नहीं ना कि हम एक ही वैल्यू के लिए चेक करेंगे, हम तो सारे वैल्यू के लिए चेक करेंगे, क्या पता आगे ना बन रहा हो. ठीक है, पहला तो हमारा एकदम स्टेटमेंट सही है बट यहाँ पे डेफिनेटली है. तो अगर हम इस केस को ऐसे देखते हैं अलग से, पहले इवन इवन को ले लेते हैं फिर ऑड को ले लेते हैं. ठीक है, 2 3 बार चेक करते हैं क्योंकि हो सकता है इस केस में आ रहा हो बट अगले में ना आ रहा हो. तो अगर हम अगले के लिए चेक करेंगे इसको 2 3 4 5 6, मानते हैं कि p की वैल्यू हमारी क्या है, p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 6 है और s की वैल्यू 3 है एंड t की वैल्यू 5 है. इस तरह चेक करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये p की वैल्यू 2 रखते हैं 4 प्लस q की वैल्यू 4, r की वैल्यू रखते हैं 6 2 12 माइनस s की वैल्यू 3 रखते हैं 6 r एंड t की वैल्यू 5 रखते हैं. कितना हो गया ये 4 4 8 20 5 15 15 माइनस 6 गया 9. यहाँ भी हमें 9 आ गया, सॉरी 4 4 8 20 25 25 माइनस 6 19. ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या मिला था 4 3 8 8 16 माइनस 10 6 6 6 12, सॉरी यहाँ पे 12 आ रहा था. 4 3 7 7 8 15 15 माइनस 11 ही सही है, 11 ही है. 4 3 7 8 15 माइनस 10 5 5 प्लस 6 11. मतलब ये वाला केस भी हमारा क्या है, सही है क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है. तो मतलब हमारा ये भी आंसर दोनों हो जाएगा. ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा. इस तरह हम आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c. p प्लस c अपॉन p माइनस c कैन बी इवन. अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपोजिट नंबर एंड इसकी बात करता है, इवन बोला, कैन बी इवन बोला, यहाँ पे तो डेफिनेटली की बात कर रहा था तो हमें यहाँ पे चेक करना था. हो सकता था यहाँ पे किसी केस में ना हो बट यहाँ पे कैन बी वाला अगर एक भी केस में बनता है तो हम मान लेंगे कि हाँ हो सकता है. अगर p प्लस c इवन होना है तो हमें पता है जो ये वैल्यू होगी ये कम से कम डिविजिबल तो होनी चाहिए. तो हम मानते हैं p की वैल्यू, मानते हैं कोई भी, मान लेते हैं p की वैल्यू हमारी क्या है, प्राइम नंबर 11 है एंड c की वैल्यू मान लेते हैं कि हमारी क्या है, कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर मान लेते हैं हम 9 है. ठीक है, 9 है तो 11 प्लस 9 20 एंड 11 माइनस 9 कितना जगह 2 मतलब 10. हाँ इवन, ये कंडीशन तो हमारी फॉलो, ये भी कंडीशन अगर फॉलो हो जाएगी तो हमारा ये स्टेटमेंट सही जाएगा. सही है. 2p प्लस c कैन बी ऑड, 2p प्लस c कैन बी ऑड. चलो इसको भी देख लेते हैं. यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये है p है प्राइम नंबर है, 2 मान लेते हैं प्राइम नंबर. ठीक है, और c है 9 मान लेते हैं कंप्लीट नंबर. तो 2 2 जा 4 प्लस 9 13 कैन बी ऑड. सही है. pc कैन बी ऑड, pc अगर कैन बी ऑड हो सकता है तो मान लेते हैं p जो है प्राइम नंबर 3 है. ठीक है, 3 है एंड ये c जो है 9 है, 9 3 जा 27, ये भी हमारा ऑड हो सकता है. मतलब हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है. ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी थी, पॉसिबिलिटी अगर किसी भी केस में बनती है तो पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे. इस तरह हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट नंबर abc ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ d gives 37 dd where a b c d are different non-zero digits. What is the value of a plus b plus c? देखते हैं. 3 डिजिट नंबर है abc ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ d gives 37 dd. देखो लिखते हैं इसको पहले, abc इंटू d 37 dd. ठीक है, इसको अगर हम ऐसा लिखें
3700 प्लस 10D प्लस D लिख सकते हैं, फिर अपॉन D। आगे लिखते हैं इसको 3700 प्लस 11D बाई D। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3700 बाई D प्लस 11। ये हो गया हमारा ABC की वैल्यू। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 37 का हम फैक्टर देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हम 30D की वैल्यू लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, D की वैल्यू मान लेते हैं हम 1 है। अगर D की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 3700 प्लस 11, ये अगर हमें देखें 3711, ये तो हमारी क्या हो गई 4 डिजिट नंबर हो गया। बल्कि हमें ABC कैसा चाहिए 3 डिजिट नंबर, मतलब D इक्वल्स टू 1 नॉट पॉसिबल। अगर D की वैल्यू हम 2 लेते हैं, D की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1850 भी क्या है हमारा 4 डिजिट नंबर है, ये भी नहीं पॉसिबल है, मतलब 2 भी नहीं सकते। अच्छा अगर 3 लेंगे, 3 से क्या करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड ही नहीं होगा। जब तक डिवाइड नहीं होगा हमारा फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, मतलब 3 भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे D की वैल्यू क्या लेंगे 4 लेंगे। अगर D की वैल्यू 4 लेके चेक करते हैं तो क्या जाएगा 4 9 36 एंड 1 4 2 8 4 4 20 प्लस 11, ये क्या हो गया 936, ये हमारा हो गया 936। हाँ ये ABC की वैल्यू हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ये 3 डिजिट नंबर आ रहा है। बस अब हमसे क्या पूछा A प्लस B प्लस C, 9 3 12 12 6 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, बट इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से यूज करना है, हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ XYZ द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ इज डिविजिबल बाय। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको इसी तरह हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो इसमें क्या करेंगे हम XYZ 6 डिजिट नंबर है, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना XYZ, इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं XYZ 1000 प्लस XYZ, कोई दिक्कत नहीं, सही है। फिर XYZ अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं जाएगा 1000 प्लस 1, मतलब XYZ इंटू 1001, इतना है। अगर हमें 1001 जिससे डिविजिबल होगा, मतलब टोटल नंबर से डिविजिबल होगा, तो 1001 का अगर हम वो देखें फैक्टर क्या है, तो इसका फैक्टर क्या आता है 7 11 13, सारे फैक्टर आते हैं इसके ना 13 11, तो ये क्या जाएगा हमारा सबसे डिविजिबल है। अगर 1001 सबसे डिविजिबल है तो मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन था दोनों में, केवल हमें क्या करना है इसका फैक्टर देखना है और निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? देखो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि एक 125 आइडेंटिकल क्यूब्स है, मतलब n क्यूब इज इक्वल्स टू 125, दैट मींस क्या है n इज इक्वल्स टू 5। आपको निकालना है ऐसे क्यूब्स जो सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स, इंटरनल क्यूब्स निकालने हैं, जो बीच के इंटरनल क्यूब्स होंगे वो वैसे भी सराउंडेड बाय वो क्या होंगे अदर क्यूब्स सराउंडेड हो गए। और हमें पता है कि जो हमारे इंटरनल क्यूब्स निकाले का फॉर्मूला होता है क्या होता है n-3। अगर सारे साइड से निकाल ले क्यूब है तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूब, मतलब n-2 n-2 क्यूब n-2 मतलब 5 5 -2 3 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लो कि इंटरनल क्यूब कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये हमें 2023 में भी क्वेश्चन दिखा है, 2024 में भी क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, इसमें का एक क्वेश्चन 2023 में और है, अभी वो भी दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर सच दैट द ऑड डिजिट्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन एंड इवन डिजिट्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन। देखते हैं 8 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलता है कि कैसे हम इसको करें कि जो ऑड डिजिट्स हैं वो ऑड डिजिट्स पे आए और इवन डिजिट्स इवन डिजिट्स। मान लो 1 ये ऑड है, यहाँ पे हम ऑड नंबर्स को हम क्या करेंगे, जो जो ऑड है 1 1 3 3 को 1 1 3 3 को अरेंज कर देते हैं। अगर 4 नंबर्स को अरेंज करना कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल बट 1 1 2 टाइम्स है, डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, फिर 3 3 भी 2 टाइम्स है, डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली क्या करेंगे हम इवन नंबर्स को इवन जगह पे हम प्लेसेस पे क्या करेंगे अरेंज करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 2 टाइम्स है एंड 4 4 टाइम्स है, मतलब 2 फैक्टोरियल। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या जगह यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 कितना जाएगा 36, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC working independently can do a piece of work in 8 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday and A alone again works on Thursday and so on. Consider the following statements. The work will be finished on Thursday. The work will be finished in 10 days. देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है,
हमारा क्वेश्चन में गिवन हुआ है कि ए कैन वर्क फॉर ए 8 days, बी 16 एंड सी 12। टोटल वर्क डन कितना है हमारा? 12 4 जा 48। इसको अगर हम करते हैं तो ये 6 एंड ये 3 एंड ये 4, 6 3 एंड 4। इट मीन्स टोटल वन डे में कितने काम हो रहा है? 6 3 9 9 4 13। एक दिन में 13 काम हो रहा है। मतलब अगर हम इस वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो किस हिसाब से करेंगे? अगर 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 9, 3 मतलब 9 डेज। 9 डेज में कितना हो गया? 39 वर्क हो गया। 9 डे के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। 9 डे के बाद फिर से कौन काम करेगा? एक्स ए, फिर बी काम करेगा। 39 + 6 + 3 कितने का? 48। मतलब कितने दिन काम लगा? 9 + 10 + 1 11 डेज। मतलब 10 डेज तो हमारा गलत है। हमारे कितने दिन लग रहे हैं? 11 डेज लग रहे हैं। 11 डेज लग रहे हैं तो मंडे से काम शुरू हुआ है, थर्सडे तक कितने? 11 डेज में कितने दिन हो जाएगा? मंडे प्लस, अगर हम मंडे करेंगे तो मंडे + 11 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? ये मंडे + 11 8 मंडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। थर्सडे मतलब ये हमारा क्या जाएगा? सही है, थर्सडे ही आएगा। मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर क्या जाएगा फिर? फर्स्ट। बस इसमें क्या था कि सिंपली टाइम एंड वर्क का काम था, निकालना था और देखना था सही है कि गलत है। ठीक है, इस तरह अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है शायद, 24 है, 24 देते हैं। इफ 7 + 9 + 9 + 10 is equals to 8, 9 + 11 + 30 is equals to 5, 11 + 17 + 21 is equals to 13, what is the value of 23 + 4 + 15? इसको देखते हैं। तुम्हें पता है, देखो 7 ऐड ऑन करके देखते हैं, चेक करते हैं। 7 + 9 16 + 10 26, that is 26। 8 9 + 11 20 20 + 30 50, 11 + 17 + 21, this is 11 + 17 28 एंड 29 हो गया ये हमारा 39। 20 इसको अगर हम देखेंगे कितना जाएगा? 23 + 4 27 37 एंड दिस इज 42। अगर यहाँ पे देखो 26 को देखो, यहाँ हम ऐड ऑन करें 2 + 6 8 5 0 5 एंड 9 9 11 17 28 एंड ये 49। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक। 9 4 13 एंड दिस इज 9 4 13 देन 4 2 6। मतलब हमें पता चला है कि हमारा जो सीक्वेंस है यहाँ पे इसको भी ऐड ऑन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा 4 2 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 is divisible by x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? यहाँ बोला है कि जो x है 7x + 96 से डिविजिबल है, तो बताना है कि x की कितनी वैल्यूज होंगी। देखते हैं यहाँ पे, देखो 7x + 96 इज डिविजिबल बाई x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x तो 7x से डिविजिबल होगा ही, 7x x से डिविजिबल होगा, बट 96 भी होना चाहिए। 96 को डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 90x का फैक्टर देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम 90x का फैक्टर देखते हैं, 90x का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 90x को फैक्टराइज करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं 2³ एंड 12 को लिखेंगे फिर 4 2 2 एंड 3। हाँ ऐसा लिख सकते हैं ना, 2⁵ इंटू 3 ये आएगा। कर लेना कौन फैक्टर 2⁵ इंटू 3। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो अगर हमें देखना है कितने फैक्टर्स होंगे, इसको हमें पता है फैक्टर्स निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी पावर्स होती हैं उसको क्या करते हैं n+1 कर देते हैं। मतलब अगर 5⁴ है तो 1+1 एंड 3⁴ है तो 1+1 ऐसे निकालते हैं ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला ये तो है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ से, तो हमारा क्या जाएगा 1+1 इंटू 1+1 मतलब 2 इंटू सॉरी 5+1 इंटू 1+1। यहाँ पे 2⁵ है ना, 5+1 इंटू 3⁵ है 1+1, तो कितना जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 12। हमारा आंसर क्या जाएगा 12। ठीक है, आई होप समझ में आएगा थोड़ा। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना था कि इसका कॉमन फैक्टर निकालने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो भी पावर होता है उसमें से हम क्या करते हैं एक 1 ऐड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2023 में इस फैक्टर वाले मेथड से, इस वाले मेथड से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, इसके लिए सबके लिए बस हमें ये एक फॉर्मूला यूज करना है n+1 फैक्टर का, यहां से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ पी क्यू आर एस आर distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of the p plus q and r plus s? देखते हैं इसको। पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगल पॉजिटिव डिजिट के जो ग्रेटेस्ट नंबर होंगे उसी को लेना पड़ेगा, तभी हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। अब ग्रेटेस्ट अगर 4 डिजिट लेना है तो हम क्या क्या ले सकते हैं, 6 7 8 9। अब इस पे अगर हम निकालना है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 230 है। अगर हम 230 लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं तो 230 लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, 2 into 5 मिलना चाहिए या तो 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे ना हमें 5 मिल रहा है ना 2 मिल रहा है, तो हमें मतलब 230 तो नहीं आ सकता है। तो हम 225 के देख लेते हैं। तो 225 के लिए हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 9 8 7 15 एंड 9 6 15, इसको 15 into 15 225 हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखना है और उसको हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि कौन सा आंसर हमारा इसमें से आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 for 99 times, what is the remainder if n is divided by 13? if n is divided by 13, देखो इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि 1 9 9 9 9 ये लिखा जा रहा है हमारा 99 टाइम्स, इसको हमें 13 से डिवाइड करना है। तो पूछा रिमाइंडर क्या आता है। अच्छा, अगर हमें कभी भी 13 से डिवाइड हमें एक निकालना है तो हम चेक करते हैं। देखो अगर हमें 9 है, इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अभी इसी टाइप का पीछे भी क्वेश्चन किया था ना, सेम इसी तरीके ना। 99 को अगर 13 से करेंगे, 13 से मुझे 91 हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 999 को करेंगे तो 13 से मुझे 91 8 एंड 13 6 जा 78, इट मीन्स कितना जाएगा हमारा यहाँ पे 11। ठीक है, फिर 999 को करेंगे, 11 रिमाइंडर था तो 119 करेंगे तो 13 से कितना जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गया। फिर आगे चेक करते हैं तो हमारा फिर से हम आगे क्या करेंगे, 9 9 9 9, इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना जाएगा, 13 2 26 एंड 3 रिमाइंडर आ गया। फिर आगे हम ऐसे चेक करेंगे कब हमारा ये रिपीट होता है। रिपीट होने के लिए अगर फिर से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 9। अब यहाँ से अगर 13 से करेंगे तो 13 से ये जाएगा हमारा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 6 टाइम के बाद ये 0 आ रहा है, 6 टाइम के बाद अगर 0 आ रहा है, मतलब अगर 6 के बाद करेंगे नंबर हमारा फिर से रिपीट होने लगा, 6 टाइम का 0 आ जा रहा है। तो अगर हमारा 99 टाइम्स है तो मतलब 6 बार जब हम मतलब 6 9 को जब करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। मतलब 6 से अगर 99 को हम डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, ये 6 1 6 3 6 36 3 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब हमारे पास 3 9 लास्ट में बच जाएंगे जहां पे 0 की। तो 3 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे फिर से 13 को, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, अभी हम देखे थे 11, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसी टाइप का हम पीछे भी क्वेश्चन किए थे ना, सेम हमें इसको हम सीक्वेंस चेक करना है कि हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है। अगर सीक्वेंस चेक कर लेंगे कब के बाद वो रिपीट कर रहा है, वहीं से हम बता देंगे कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कैसे किया गया है ये। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, each digit of a 9 digit number is 1, it is multiplied by itself, what is the sum of the digits of the resulting number? सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का कि हम चेक करेंगे कैसे निकलता है। यही सेकेंड सेम जो 27 है 28 भी सेम है, इसी टाइप का हम पहले भी क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो हमारा दिया हुआ है कि 9 digit number, each digit of a 9 digit number is 1, it is multiplied by itself, what is the sum of the digits of the resulting number? अगर इसको हम देखते हैं, ठीक है, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला मेथड ये है कि देखो हमें पता है 9 का जो मल्टीप्लाइंग रूल होता है, हमें पता है अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका जो सम है वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मतलब 1 1 1 1 1 1 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 से डिविजिबल होगा क्योंकि देखो ये इसके जो सम है 9 आ रहा है, तो हमें पता है 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल है मतलब जो इसका वैल्यू आएगा वो भी क्या होता है, 9 से डिविजल होना चाहिए। मतलब जो इसका सम डिविजल होना चाहिए तो वो भी डिविजल होना चाहिए। मतलब हमारा जो आंसर देखेंगे कौन सा इसमें 9 से डिविजल हो, हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये तो क्या है, जब हमें याद उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, बट अगर नहीं याद है तो हम कैसे करेंगे इसको। देखो इसको भी जैसे हम ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरह से कर सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे अगर हमें देखते हैं 1 सॉरी
सॉरी, ये हो गया था हमारा, कौन सा था, ये था ठीक। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं फिर से 9 डिजिट 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लो ऑब्जर्व करते हैं क्या 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 होता है, 1 1 इंटू 1 1, 11 इंटू 11 करेंगे 1 to 1 आ रहा है, फिर 1 1 1 इंटू 1 1 1 करेंगे तो हमारा आ रहा है 1 2 3 2 1, मल्टीप्लाई कर रहा 1 1 1 1 कर रहे हैं, 1 1 1 1 कर रहे हैं, तो आ रहा है 1 2 3 4 3 2 1, यही हमारा सीक्वेंस बन रहा है। तो अगर इसी तरह बन रहा है तो हमें बोला है कि 1 1 1 1 9 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 8 7 6 5 4 3 2 1, यही हमारा सीक्वेंस बनेगा। पहला आंसर तो हमें बताया, दूसरे मेथड से ऐसे करें, सीक्वेंस देखेंगे। अगर हम इसको ऐड ऑन करें तो देखो 9 से पहले 1 to 8, फिर 9 के बाद 1 to 8 दिया हुआ है, अगर इसको ऐड करें 1 to 8 को हम ऐड करते हैं तो हमें पता है कि 8 नेचुरल नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला होता है ना, nn+1/2, nn+1/2 मतलब 8, सॉरी क्या हो रहा है भाई, अगर यहाँ पे लिखते हैं 8 इंटू 8 + 1 9/2 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, एक बार ये कर रहे हैं एक बार ये कर रहे हैं, तो एक बार ये जो आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 9 जा 72, ये तो हमारा इसका सम आ गया दोनों का, बट अभी 9 तो बचा हुआ है, इसको भी तो ऐड ऑन करेंगे, टोटल सम कितना जाएगा फिर ये 81, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। इसे देखो हम अभी तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हम 28 क्वेश्चन पे हैं, अभी तक हम इसमें से 4 क्वेश्चन हम इसी मेथड पे कर चुके हैं रिपीटेशन चेक करके, तो आप सोच सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन हमें फिर से मिल सकता है, तो अभी इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स व्हिच अपीयर इन द ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। बोला 10 से 100 में सारे डिजिट्स का सम, चलो इसको भी देखते हैं, लिखते हैं पहले कैसे है, 10 से 100 तक, मतलब हम लिखते हैं 10 11 12 13 19, यहाँ से ऐसे 20 21 22 23 29 30 31 32 33 39, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 91 92 93 एंड 99। ठीक, अब इसको अगर हम ऐड करते हैं, देखो अगर हम इसका यूनिट डिजिट क्यों ऐड करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक का अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमें पता है 9 नेचुरल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, nn+1/2, अभी ऊपर बताया था, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 10/2, इट मीन्स 9 5 जा 45, 45 आंसर है। अच्छा, यही सबका जो यूनिट डिजिट का सम आएगा यही तो आएगा, 0 1 2 3 सबका सेम ही है, मतलब सबके यूनिट डिजिट का जो सम आएगा 45 ही आएगा। कितने टाइम्स है ये 45, मतलब 1 2 3 9 तक, मतलब 19 9 29 39 99, ऐसे सबके यूनिट डिजिट का जो सम आएगा 49 आएगा, 45 इंटू 9, 45 इंटू 9 मतलब टोटल कितने हो जाएगा यूनिट डिजिट का सम, केवल हम यूनिट डिजिट का अगर सम देखेंगे तो हमारा कितना हो गया 45 इंटू 9, ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट का सम। ठीक है, यूनिट डिजिट का सम निकाल लिए, अब हम देखते हैं कि हमारा जो वंस डिजिट है उसका सम कितना आएगा। अगर वंस डिजिट का सम देखेंगे हम तो इधर देखते हैं, वंस डिजिट का सम जो हो गया हमारा 10 20 30, यहां भी अगर देखो तो 1 से 9 का सम करना है, फिर से 1 से 9 का सम हमें पता है कितना है 45, 1 से 9 का सम हमारा हो गया 45, ये वंस डिजिट का निकाल रहा है, सॉरी टेंस डिजिट का निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट का निकाल रहे हैं, टेंस डिजिट का देखते हैं कितने नंबर है, यहां से अगर देखें 1 10 11 12 13 14 16 17 18 19, मतलब कितने नंबर बार है, 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब 45 तो सम आएगा, बट कितने टाइम्स में 10 टाइम्स, मतलब जो हमारा ये यूनिट डिजिट का सम इतना था और जो 10 डिजिट है उसका कितना सम हो जाएगा 45 इंटू 10। अच्छा, ये हमारा कहां से 10 से 99 तक का सम है, बट हमें तो 100 तक का सम निकालना है, 100 के डिजिट में कितने सम है 1 0 0, मतलब 1 ही तो आएगा, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, भी एक एड ऑन करेगा, अगर 1 एड ऑन कर देंगे तो कितना जाएगा 45 इंटू 9 करेंगे, 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36, 4 405, और ये 450 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 855 ऑन प्लस 1 856। ठीक है, तो सिंपली हमें ऐड ऑन ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा सा हमें देखना है कि कैसे हम ऐड ऑन करेंगे, अगर पहले यूनिट डिजिट ऐड ऑन कर लेंगे, उसका करेंगे हम 10th डिजिट ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार आप वीडियो बात करके एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
ABCD is a square. 1 point on each of AB and CD and 2 distinct points on each BC and DE are chosen. How many distinct triangles can be drawn using the 3 points as vertices out of these 6 points? देखते हैं. देखो सिंपल सा पहले हम फिगर बनाते हैं. ये हमारा बोला है स्क्वायर है, सॉरी हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है. दिस इज आर स्क्वायर. बड़ा बनाते हैं, ठीक है, बड़ा बनाते हैं ताकि इसका वो दिखे. ठीक है, स्क्वायर है, बोला ए बी सी डी, मतलब 1 पॉइंट ऑन ईच ए बी एंड सी डी. मान लेते हैं एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ईच ऑन बी सी एंड 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट डी ए. ओके, बोला है इसमें से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं इन पॉइंट्स को देख के. तो कितने पॉइंट हमारे पास टोटल 6. अब इसमें से कोई कोलिनियर पॉइंट तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी 6 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज करेंगे, हमें ट्रायंगल मिल जाएगा. 6 3 आंसर हो जाएगा. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्या जाएगा, 6 × 5 × 4 बाई 3 × 2. ठीक है, 6 कैंसिल आउट एंड 5 4 जा 20. हमारे कितने हो जाएंगे, ये 20. ये हमारा आंसर जाएगा. ठीक है, आई होप समझ आएगा. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है. 6 हमारा आंसर जाएगा. 6 को सॉल्व कर लेंगे. 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल. आगे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 5 4 जा 20 हमारा आंसर. ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा. इस तरह हम आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का पार्ट भी जल्दी आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इंग्लिश कर लेंगे. अभी तो मैथ्स करते हैं. हमारा इसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, a box contain 14 balls, black balls, 20 blue balls, 26 green balls and 28 yellow balls, 38 yellow red balls and 54 white balls. Consider the following statements. देखते हैं. The smallest number n such that any n ball drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. The smallest number m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each of color 167. चलो सॉल्व करते हैं. देखो अगर हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है ना, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम सोचते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, फुल ग्रुप निकालने के लिए. अगर हमें फुल ग्रुप निकालने हैं तो हम मान लेते हैं कि देखो यहां से सारे हम इसमें से 14 ब्लैक बॉल्स है, हम 14 निकाल के 13 निकाल लेते हैं, 19 ब्लू बॉल्स निकाल लेते हैं, 25 ग्रीन बॉल निकाल लेते हैं, 27 येलो निकाल लेते हैं, 37 रेड निकाल लेते हैं, 54 में से 53 व्हाइट निकाल लेते हैं. अगर हम इतने निकाल लेंगे पहले, मान लो 13 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 27 येलो प्लस 37 रेड प्लस 53 व्हाइट, इतने निकाल लेंगे. इसके बाद हम कोई भी एक बॉल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा एक सेट मिल जाएगा. तो हम इसको अगर ऐड ऑन कर दें तो हमारा कितना जाएगा, 9 3 12 7 19 5 24 27 एंड ये हो जाएगा हमारा 34 एंड 3 3 1 4 4 5 2 7 9 12 एंड 17 174. ये हो जाएगा हमारा. इतने में हमें क्या होगा, कोई भी पूरा हमें नहीं मिलेगा बॉल. बट इसके बाद हम एक भी और निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा फुल ग्रुप ऑफ एक कलर का तो मिल ही जाएगा. तो हमारा टोटल ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही है. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, वर्स्ट केस सिनेरियो देखना है कि कब हमारा ये नहीं हो सकता है. फिर देखना है स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color. बोला एक हर कलर का कम से कम एक बॉल तो होना ही चाहिए. तो देखो इसमें से अगर हमें मैक्सिमम निकालना है कि कितने पॉसिबल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, तो हम क्या करते हैं, देखो ब्लैक सबसे कम है, ब्लैक को ना निकाल के सारे हम निकाल लेते हैं. अगर हम सारे निकाल लेंगे 20 सारे निकालते हैं अगर, तो क्या जाएगा हमारा, ये 20 ब्लू बॉल्स है, 26 ग्रीन बॉल्स है. इसको अगर हम सारे ऐड कर दें, ब्लैक को छोड़ के सारे निकाल लेते हैं, 20 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 54. अगर सबको हम ऐड ऑन करते हैं, 20 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 54, इसको अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो कितना जाएगा, 6 8 14 14 8 22 26 2 2 2 4 2 6 2 8 3 11 11 5 16. इतने में है कि हमें ब्लैक बॉल के एक भी बॉल नहीं मिल रहा है. बट अगर इसके बाद हम एक भी बॉल निकालेंगे हमें ब्लैक भी मिल जाएगा, मतलब हमारा ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा. हमारा आंसर क्या जाएगा, 167. मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है. तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बोथ 1 and 2. आई होप समझ में आएगा. इसमें बस हमें गिनना है कि कितने
वर्स्ट केस सिनारियो में देखना है कि कब ये नहीं हो सकता, जब वो नहीं हो सकता उतना हम गिन लेंगे, उसका फिर जो पॉसिबल आउटकम है हमें मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ जीरो इज रिटन एज CHUR देन हाउ इज प्लेयर रिटर्न। ये आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिख रहा है Z+3, ZAB+3 C मिल रहा है, E में +3 कर रहा है तो हमें H मिल रहा है। ठीक है, एंड R में +3 कर रहा है तो हमें U मिल रहा है, एंड O में +3 कर रहा है तो हमें R मिल रहा है। ठीक है, इतना हमें पता है। अब इसी तरह अगर हम देखें प्लेयर में देखेंगे तो P+3 करेंगे तो क्या मिलेगा, P+3 QRS S मिलेगा, फिर L में करेंगे +3 MNO O मिलेगा, फिर A में करेंगे 3 तो D मिलेगा, फिर Y में करेंगे तो हमें B मिल जाएगा, E में करेंगे फिर क्या मिलेगा H, एंड R में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें U, मतलब दैट मीन्स D हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ये देख लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 38 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, A इज ओल्डर देन B, C एंड D लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, आराम से पहले को लिखते हैं, क्या लिखा है, A इज, एक सेकेंड, देखते हैं, A इज ओल्डर देन B, C and D are of same age, E is the youngest, F is younger than D, F is younger than D, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, एंड F is older than A, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, F is younger than D, it means F is younger than D but older than A, ये मिल गया हमें। अच्छा, यहाँ से हम बता ही नहीं सकते, अगर हम इन दोनों को भी साथ में ले लें तो हम नहीं बता सकते। अगर हम इसको देखो सबको कंबाइन करें, C is equals to D, एंड यहाँ से भी मिल रहा है कि A is greater than B, तो सारे को कंबाइन करके हम बता सकते हैं कौन सा हमें मिलेगा जो इसमें से ओल्डेस्ट पर्सन होगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या, सारे कंडीशन चाहिए वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। बस इसको देखना है कब हमें कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाइज है, देखते हैं। दिया हुआ है, देयर आर 5 मेंबर्स इन अ फैमिली, व्हाट इज द रिलेशन टू E टू B। तो उसमें स्टेटमेंट दिया है कि स्टेटमेंट 1 3 2 एंड 3 को सफिशिएंट है। पहले चेक कर लेते हैं, पहले सारे लिख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 से चेक करते हैं। 1 एंड 2 3 A B आर मैरिड कपल, इट मीन्स A इज इक्वल्स टू B मैरिड कपल, एंड D इज द फादर ऑफ C, D इज द फादर ऑफ C, ओके, एंड E इज D सन, मतलब E जो है इसका ब्रदर है। ठीक है, E सन, सही है। अब क्या इससे हम निकाल सकते हैं बी और ई में रिलेशन है कोई, नहीं, हम नहीं निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं, बी का हमें कोई इससे रिलेशन मिल रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट से तो हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर क्या, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए बी जो है हमारा मैरिड कपल है। थर्ड क्या है, ई इज डी सन, ठीक है, एंड ए और सी सिस्टर्स है। हम तभी भी निकाल सकते हैं कि डी और ई सिस्टर है और ए और सी सिस्टर है। यहां से हम मान लेते हैं ए और सी सिस्टर है, हम फिर भी ये नहीं बता सकते कि स्टेटमेंट में क्या है। बट अगर हम सबको कंबाइन करें, अब अगर हम सबको कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये देखो, अगर हम कंबाइन करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो हम निकाल ही सकते, रिलेशन नहीं मिल रहा है ना, फर्स्ट थर्ड फोर्थ से निकाल सकते हैं। अगर हम सबको कंबाइन करके देखते हैं चारों स्टेटमेंट को तो क्या आएगा, फिर से देखते हैं क्या है, ए और बी मैरिड कपल, ई इज डीज सन, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ C and E is, ठीक है, एंड A एंड B आर सिस्टर्स, A एंड B आर सिस्टर्स, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं A एंड B आर सिस्टर्स एंड दे आर मैरिड कपल मीन्स ही हस्बैंड। अब हमसे पूछा B और E में रिलेशन, हम आराम से बता सकते हैं। ठीक है, B ब्रदर इन लॉ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑल फोर स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आई होप समझ में आया होगा, ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें बस स्किल्स में ब्लड रिलेशन चेक करना था। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यहाँ से देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे देखो सब में देखते हैं। अगर 17 37 47 97 31 41 53 67 71, तो अगर आपको सही से ऑब्जर्व करो तो दिख रहा है कि सारे प्राइम नंबर्स हैं। बट यहाँ पे अगर हम इस वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 91 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, मतलब हमारा एक ग्रुप डिफरेंट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगला हम देख लेंगे कि ये हमारी जो लेंथ है वीडियो की वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो 40 आज कर लेते हैं, 40 हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है।